मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में एक बार फिर से विशेष सियासत शुरू हो गई है। संसद के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में जेडीयू ने फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि अगर स्पेशल स्टेटस नहीं मिले तो बिहार को स्पेशल पैकेज जरूर मिलना चाहिए। कांग्रेस ने भी जेडीयू की मांग का समर्थन किया है। एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का मुद्दा चर्चा में है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में जेडीयू ने फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि अगर स्पेशल स्टेटस नहीं मिले तो बिहार को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। तो ये जरूर है कि भाई विशेष राज्य का दर्जा मिले, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो विशेष पैकेज जो है बिहार को मिलना चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तर्क दिया है कि राज्य के विभाजन के बाद बिहार का संसाधन दूसरे राज्य में चला गया था। ऐसे में राज्य के विकास के लिए विशेष दर्जा जरूरी है। दोनों राज्यों के उत्थान के लिए, विकास के लिए आवश्यक है कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा या उनके जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हर बात पर सत्ताधारी दलों का विरोध करने वाली कांग्रेस भी विशेष राज्य के मुद्दे पर जेडीयू की मांग के साथ खड़ी दिख रही है। स्पेशल स्टेटस का दर्जा तुरंत मिलना चाहिए, उसी पर वोट मांगते थे लोग। सवाल है कि आखिर विशेष राज्य का दर्जा क्या है? क्या होता है बिहार के लिए मांगा जा रहा विशेष पैकेज? और क्यों बिहार के लिए विशेष दर्जा और विशेष पैकेज की मांग की जा रही है? ये समझने के लिए न्यूज 18 ने आर्थिक मामलों के जानकार से बात की। इस मुद्दे पर अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। से अपेक्षा की जाती है कि विशेष राज्य के दर्जा वाले राज्य को केंद्र से अधिक सहायता अनुदान के रूप में मिलेगी। दूसरा, केंद्रीय करों में उसको छूट मिलेगी। इससे जो निवेश होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसको इंसेंटिव मिलेगा उस राज्य में निवेश करने के लिए, और निवेश का सीधा संबंध विकास से है। विशेष पैकेज विशेष राशि विकास के नाम पर, ऐसे विकासात्मक योजनाओं के नाम पर विशेष धनराशि का आवंटन विशेष पैकेज है। बिहार को विशेष दर्जा का मुद्दा कोई नया नहीं है। 2012 में जेडीयू ने इसको लेकर एक बड़ा अभियान तक चलाया था, लेकिन अब तक कहा जाता रहा कि इस मांग को मानने में कई पेंच है। अब केंद्रीय बजट के पहले जेडीयू ने विशेष दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज ही देने की मांग कर दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रुपौली से निर्दलीय विधायक शंकर सिंह सीएम आवास जाकर से नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद शंकर सिंह ने से नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। शंकर सिंह ने कहा कि विकास को लेकर उनकी सीएम से बात हुई है और सीएम ने विकास कार्यों को लेकर पूरी तरह से सहयोग का भरोसा भी दिया है। शंकर सिंह ने साफ कहा कि वो नीतीश कुमार के विकास कार्य से प्रभावित होकर उनके साथ खड़े हैं। इस दौरान जेडीयू एमएलसी संजय सिंह भी उनके साथ थे। शंकर सिंह और संजय सिंह से बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात बहुत अच्छा रहा। हमारे क्षेत्र में जो विकास का काम बचा हुआ वो आश्वासन दे कि नहीं पूरा होगा। जैसे डिग्री कॉलेज, बिजली का समस्या है, और 10 पंचायत रुपौली में बाढ़ से प्रभावित रिंग बांध के लिए, और शिक्षा के क्षेत्र में सारा समस्या हम बताएं, बोले कि नहीं ठीक है एकदम। तो अब आपका समर्थन, मतलब अब साथ तुम कहीं देंगे ना आप? देखिए, जो हम विकास के साथ हैं, जो विकास करेंगे उसके साथ रहेंगे। और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है? नहीं, कुछ क्या कहेंगे। हम तो अपना क्षेत्र के विकास के लिए गए थे, आश्वासन दिए कि ना विकास होगा, जो कम बचा हुआ हम पूरा करेंगे। आप मुख्यमंत्री को विकास पुरुष मानते हैं? नीतीश कुमार को जी के साथ नीतीश मुख्यमंत्री 2005 से पहले
अपराध बढ़ा हुआ था। और नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने 2005 में तो अपराध में भी गिरावट आया। विकास तो हुआ है, इसको आप झुटला नहीं सकते, विकास हुआ है, तो हम विकास के साथ हैं। संजय जी संजय जी को लेकर बढ़ की बात हो रही थी, आप उनके साथ पहुंचे, अब आपके साथ खड़े हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जो आदमी विकास करता है वो हर आदमी उसके साथ रहना चाहता है, इसलिए हम लोग गया मिलने, बहुत अच्छा मिलने का माहौल था। हम लोग आदरणीय माननीय विधायक शंकर जी का आशीर्वाद दिया। क्षेत्र के जो काम बचा हुआ उसको पूरा करना है। तो मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है? भाई आपका काम करना है, आप जीत के आए, उनको बधाई दिए। तो एनडीए को एक और विधायक का समर्थन मिला, तो ये थे शंकर सिंह और संजय सिंह जो कुछ देर पहले नीतीश कुमार से मुलाकात करके बाहर निकले। और शंकर सिंह ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के विकास के साथ हैं और मुझे क्षेत्र का विकास करना है जिसमें नीतीश कुमार का पूरा सहयोग मिलेगा। तो जाहिर तौर पे शंकर सिंह अब आधिकारिक रूप से एनडीए के साथ खड़े हो गए हैं, जिसका ऐलान उन्होंने खुद किया है। आनंद अमित राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। यूपी में दुकानों के बाहर नाम लिखने पर सियासत अब बिहार तक पहुंच गई है। बिहार में इस पर भी सियासी महाभारत जारी है। कल बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मांग की कि बिहार में इस नियम को लागू किया जाए। गिरिराज सिंह ने बचौल की मांग का समर्थन कर दिया। आज भी बिहार में इस पर सियासत जारी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो बीजेपी ने कहा कि ये नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए, इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं है। तो बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। बिहार में क्या होगा ये तो सरकार समझे, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश किया है, नेम प्लेट लगाने की बात किया है, तो मेरे समझ से गलत नहीं किया है। आज यहाँ प्रमोद लड्डू है, हम लोग लड्डू खाने वाले, अगर ऐसे ही रहता, नेम प्लेट नहीं लगता तो प्रमोद दुकान में नहीं जाते हम लोग। यूपी में जो नेम प्लेट दुकानों के आगे लगाने की कवायद शुरू की गई है, ये स्वागत योग्य है। बिहार सहित पूरे देश में इस तरह का कानून होना चाहिए। आप देखिए, सरकारी जन वितरण प्रणाली की जितनी दुकानें हैं, सबके आगे तो नेम प्लेट लगा रहा था, तो प्राइवेट दुकानों में लगाने में क्या हर्ज है। और ये कानून तो पहले का बना हुआ है, जब बीजेपी गवर्नमेंट वहां नहीं थी उसके पहले का ये कानून बना हुआ है। योगी जी ने इसको इम्प्लीमेंट किया है और ये पूरे देश के हित में है। जब हिंदू और सनातन धर्म के लोग कांवर लेके चलते हैं तो आपको भी पता है कि मांस मछली किसी तरह का जो है लोग उस समय सेवन नहीं करते हैं। अगर हमारे मुसलमान भाई उस समय उस चीज का पालन करें जिससे कि हमारी श्रद्धा बनी रहे, क्योंकि कोई भी श्रद्धालु कांवर लेकर निकलता है तो उसके दिल में ये जरूर रहता है कि हम इस श्रद्धा के साथ बाबा को जल चढ़ाएं। तो इसमें कहीं कोई ये नहीं है, कहीं किसी तरह का कोई जाति धर्म की बात नहीं है। ये लोग जमहूरियत जनतंत्र में विश्वास नहीं रखने वाले लोग हैं। यहाँ का जो संविधान है उसका खिल्ली उड़ाया जा रहा है। भारत के संविधान के अनुसार सभी धर्म का बराबर आदर है, सभी धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का मान बराबर है, उसी के अनुसार चलाना चाहिए कोई भी। और अब बात बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 26 जुलाई तक चलेगा। 5 दिन के मानसून सत्र में विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले नवनिर्वाचित विधायक को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष की ओर से भी पूरी तैयारी दिख रही है और इन सब को देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि इस बार भी सत्र हंगामेदार रहने वाला है। सोमवार यानी 22 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानमंडल का मॉनसून सत्र 26 जुलाई तक चलेगा। 5 दिन के मॉनसून सत्र में अनुपूरक बजट के साथ कई राजकीय विधेयक और कार्य के साथ कई गैर सरकारी संकल्प भी पेश किए जाएंगे। कई मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस होने की भी उम्मीद है, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयार हैं। विधायक क्वेश्चन आंसर करे, पक्ष के हुए विपक्ष के, सरकार जवाब देगी, तब बिहार में संपूर्ण विकास होगा। विकास का काम होता है जिसके लिए विधानसभा चलता है, विकास के काम के लिए, ना कि सिर्फ हो हल्ला के लिए। 22 जुलाई से 26 जुलाई तक चलने वाले बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान दोनों ही सदनों में 5-5 बैठकें होंगी। बिहार विधानमंडल के 5 दिन के मॉनसून सत्र में क्या क्या बड़े मुद्दे हो सकते हैं वो भी बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि 22 से 26 जुलाई तक क्या क्या होने वाला है।
22 जुलाई को प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा में इस पर 25 को मुहर लगेगी, जबकि विधान परिषद में इसे 26 जुलाई को पारित किया जाएगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल स्वीकृत अध्यादेश की प्रतियां पटल पर रखी जाएंगी। उस दिन यानी 22 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश होगा। 23 और 24 जुलाई को राजकीय और अनराजकीय कार्य होंगे। विधान परिषद में 23 को गैर सरकारी संकल्प पेश होंगे। 24 और 25 जुलाई को राजकीय विधेयक लाए जाएंगे। विधानसभा में 25 को अनुपूरक बजट पर बहस और वोटिंग होगी। इस दौरान विनियोग विधेयक पर भी मुहर लगेगी। सत्र के अंतिम दिन यानी 26 जुलाई को गैर सरकारी संकल्प पेश होंगे। मॉनसून सत्र के दौरान कुछ मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कानून व्यवस्था, पुल गिरने की घटनाएं और पेपर लीक जैसे मुद्दों को विपक्ष जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी में है। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि विपक्ष जिसे मुद्दा बना रहा है, सरकार उन मामलों में पहले से ही कार्रवाई कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मुजफ्फरपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां मिठनपुरा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। फायरिंग के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना पूर्व मंत्री रमई राम के घर के पास की है। आपसी वर्चस्व को लेकर 3 युवकों पर आधे दर्जन से अधिक बदमाशों में कई राउंड फायरिंग की है। हालांकि तीनों युवक बाल बाल बच गए, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। जिस 3 युवक पर अपराधियों ने गोली चलाई है, उनकी पहचान छोटू, हर्ष और साकिब के रूप में हुई है। गोली चलाने वाले अपराधी कौन थे, इसकी पहचान में पुलिस की टीम फिलहाल जुटी है। मौके से 3 खोखा बरामद किया गया है। पुलिस का दावा है कि अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम अपने घर, इसी गली में मेरा घर है, वहाँ से जब हम निकल के आए तो पूरा भीड़ लगा हुआ था। पूरा भीड़, गोली चलाने वाला जो है यहाँ से बाइक घुमा करके चला गया। और तो फायरिंग से आप लोग भी भागे होंगे एकदम। खबर तो फायरिंग हुआ, कुछ लोग यहाँ दुकानदार लोग दहशत में पड़ गए, अपने अपना दुकान सब ढाई बंद करने लगे। उसके बाद एक लड़का गाड़ी गिरा मोटरसाइकिल से, और फिर उसको बैठ करके फिर दोबारा भाग गया। हम लोग दुकान में थे, गोली की आवाज सुने हैं, आदमी भाग रहा था। अब क्या हुआ? क्या राउंड चला? 5 राउंड। किसी को लगा भी नहीं? पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस 3 गाड़ी आया, खोखा उठा के ले गया। तो हत्या हो जाती है यहाँ पर बच गया लोग? हत्या रोज हो ही रहा, कौन बड़ी बात, रोज हो रहा है। घटना हुई है, जांच चल रही है। कितनी गोली चली है सर क्लियर नहीं है। खोखा वगैरह बरामद हुई है? कितने बरामद? 3। और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, बेऊर जेल में छापेमारी हुई है। जेल प्रशासन ने छापेमारी की। शौचालय से स्मार्टफोन बरामद किया गया है। एक अडेप्टर भी बरामद किया गया है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच जारी है। बेऊर थाना में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस की टीम फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पूर्णिया में आज फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 के दौरान एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है। ब्राइट कैरियर स्कूल में संतोष कुमार नाम का एक अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचा था। खास बात यह है कि संतोष कुमार ने फॉर्म भरने के समय ही आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट बदल दिया था। आज जब ब्राइट कैरियर स्कूल में परीक्षा के दौरान फिंगरप्रिंट की जांच की गई तो उसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया। इस बाबत जब संतोष कुमार से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना सारा भेद खोल दिया। संतोष ने कहा कि उसके बदले दूसरा छात्र परीक्षा देने के लिए आने वाला था, लेकिन वो भाग गया। उसने अपना फॉर्म तो भरा था, लेकिन फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड दूसरे लड़के का दे दिया था। एग्जाम में पकड़ाया वो जेल में ठीक है। अब तुम जो है उससे कांटेक्ट किया था, एग्जाम जो है देने के लिए आया था? सर उसका मोबाइल नंबर ऑफ है। तो कैसे जान पहचान हुआ? कैसे जान पहचान हुआ? सर फॉर्म भरने से पहले जान पहचान। कैसे? सर मतलब जैसे पटना में कभी रहे थे उस तरह। अच्छा, मुन्ना भाई तो नहीं कह रहे हैं हम। परीक्षार्थी जो है परीक्षा दे रहे थे, उसमें दूसरे के जगह पर जो बैठे हुए थे उनको गिरफ्तार किया गया है, और जिनके जगह पर वो बैठे थे उनके विरुद्ध भी केस दर्ज हुआ है। ऐसा मामला 3 सदर थाना में है और 3 आपको किहार थाना।
खेलो इंडिया नेशनल गेम में सफलता मिलने के बाद अब बिहार की बेटी अंशु वर्ल्ड चैंपियनशिप अर्निश गेम में भाग लेने फिलीपींस रवाना हो रही हैं। नालंदा की रहने वाली मार्शल आर्ट की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अंशु लगातार मेडल लाकर बिहार और देश का नाम रोशन करती आ रही हैं। अंशु ने बांग्लादेश, नेपाल समेत कई देशों में जाकर परचम लहराया है और देश का नाम रोशन भी किया है। अंशु का दूसरी बार फिर से चयन वर्ल्ड चैंपियनशिप अर्निश गेम के लिए हुआ है। बिहार से एकमात्र खिलाड़ी अंशु हैं जिसका चयन इस खेल के लिए हुआ, लेकिन अंशु को जितनी मदद मिलनी चाहिए थी वो सरकार की तरफ से नहीं मिली है। आर्थिक मदद के लिए अंशु ने राष्ट्रपति से लेकर पीएम, सीएम, राज्यपाल, डिप्टी सीएम, खेल मंत्री तक को पत्राचार किया है, लेकिन सिर्फ राज्यपाल की तरफ से 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिली। 16 साल की अंशु का सपना है ओलंपिक में भाग लेकर स्वर्ण पदक लाने का, जिसको लेकर उसने पूरी ताकत भी झोंक दी है। मार्शल आर्ट खिलाड़ी अंशु से बात की है हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। कहते हैं कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है बिहार की बेटी अंशु ने, जिसका चयन मार्शल आर्ट अर्निश गेम के लिए हुआ है और अब ये फिलीपींस के लिए रवाना होने वाली है। हमारे साथ अंशु खुद मौजूद हैं, जो देख सकते हैं चमचमाते हुए कई ऐसे मेडल हैं जो गले में टांग कर अब यहाँ से रवानगी की तैयारी कर रही है। अंशु, कैसा लग रहा है? इतनी बड़ी सफलता मिली है, अब लगता है कि देश का नाम रोशन करने का मौका आ गया। जी, मेरा नाम अंशु है। मैं मार्शल आर्ट्स की प्लेयर हूँ, जो एक अर्निश उसमें टाइप गेम है। मुझे दूसरी बार मौका मिला कि मैं देश का नाम, बिहार का नाम, अपने राज्य का नाम रोशन करूं विश्व लेवल पे, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा चयन हुआ है। हमारे भारत से टोटल 10 खिलाड़ी का चयन हुआ है, जिसमें मैं बिहार से एक सिंगल लड़की हूं। अच्छा, बिहार से सिर्फ आपका चयन हुआ? जी, मेरा बिहार से बस मेरा चयन हुआ है, और इसमें हम लोग खुद के खर्च पे जा रहे हैं, जिसमें सरकार ने अभी तक मदद, जब से मैं खेल रही हूँ आज तक मदद नहीं आई। अभी फिलीपींस जाना है, कुल कितना खर्च आ जाएगा? क्या इसके लिए कि सरकार की तरफ से कोई पहल की गई? टोटल खर्च हम लोग फिलीपींस जाने में 3-4 लाख का खर्च होता है, जिसमें राज्य भवन से हम लोग को राज्यपाल से 1,50,000 का दिया गया है, जो आने जाने में ही खर्च होगा। लेकिन वहाँ पे रहना, खाना और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, उनका खर्च हम लोग खुद से उठा रहे हैं। अभी आपने पत्राचार किया इसको लेकर सभी जगह? जी, हम लोग ने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, हमारे सीएम, बहुत सारे नेताओं को हम लोग ने लेटर्स दिया है। स्पोर्ट्स खेल मंत्री की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई मिला कि नहीं? जी नहीं, हम लोग को उनके तरफ से कोई नहीं मिला, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी हम लोग ने एक बार नहीं बहुत बार लेटर दिया है बाय पोस्ट। और देखिए कि हर तरह के मेडल हैं इसके गले में, क्योंकि नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो या बाकी इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स है, वहाँ पर जाकर जो है इन्होंने प्रतिभागिता निभाई है और बिहार का नाम, देश का नाम इन्होंने रोशन किया है। फिर से मौका मिला है अंशु को। अंशु, क्या लग रहा है कि कंपटीशन कितना टफ है? कुल कितने देश के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? वहाँ पे फिलीपींस में टोटल 8 कंट्रीज़ भाग लेंगे, जिसमें से कम जब हम लोग 4 से 5 लेवल पार करते हैं, एक गेम 10 मिनट्स का होगा, जिसमें 3 राउंड चलता है 3-3 मिनट्स का। उसमें हम लोग कम से कम 3 से 4 लेवल जब पार करेंगे, तब हमारा इंडिया का नाम पे, या फिर कोई भी कंट्री जो खेलते हैं, तब उनका कोई एक मेडल वो लास्ट होता है ब्रॉन्ज मेडल। उम्मीद है कि आप गोल्ड मेडल लेके आएंगे? जी, हम लोग का पूरा उम्मीद है, 100% एवं पूरा फट है कि गोल्ड मेडल इंडिया के नाम जरूर नाम करें। ये फिर से एक बार बड़ा मौका मिला है बिहार की तरफ से, देश की तरफ से, कि ये भाग लें और फिलीपींस में जाकर हिंदुस्तान का झंडा गाड़ें। निश्चित रूप से ये मौका मिला है। अंशु ने हर संभव प्रयास किया है, लेकिन बिहार सरकार को उम्मीद भरी नज़रों से ये देख रही है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने खेलो इंडिया में भी भाग लिया था और वहाँ भी इन्हें मेडल मिला है। तो कुल मिलाकर गले में जो मेडल हैं, ये गवाही दे रहे हैं कि अंशु के जुनून में कोई कमी नहीं है, आंखों में बड़े सपने हैं, दिल में हजारों ख्वाहिशें हैं, और तब जाकर अंशु आज फिर से फिलीपींस रवाना हो रही है, इसी उम्मीद के साथ कि हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन आपको भी साथ देना होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
बात करेंगे भगवान भोलेनाथ की। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लखीसराय के इंद्रधनेश्वर महादेव अशोक धाम मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने अपने परिवार के साथ रुद्राभिषेक किया है। इस मौके पर सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव के साथ ही डीएम और एसपी भी मौजूद रहे। विजय कुमार सिन्हा ने कल से शुरू होने वाले श्रावणी मेला का भी विधिवत उद्घाटन किया और देशवासियों के साथ ही बिहार के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। मां भारती के संतानों का महादेव की कृपा बनी रहे, समृद्ध बिहार और गौरवशाली बिहार की हम महादेव से कामना की है और हमारा हर बिहारी सुखी निरोग और शांति के साथ बिहार की प्रगति बढ़ते रही, यही कामना है। पृथ्वी के साक्षी, ब्रह्मांड के साक्षी महादेव का पूजा हम सनातन धर्म के लोग करते आए हैं। यही परंपरा और संस्कृति हमारे देश को अनेकों विध्वंस और आक्रमण से बचा के रखा और भारत हजारों वर्ष के आक्रमण और विध्वंस को झेलकर आज अपने मूल रूप में खड़ा है। मां भारती को परम वैभव तक ले जाने की कृपा महादेव हर एक नागरिकों को प्रदान करे, यही मेरी शुभकामना है। मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान में राजकीय श्रावणी मेले का भव्य शुभारंभ हुआ है। बिहार के बाबाधाम कहे जाने वाले सिंहेश्वर स्थान में सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति और जिला प्रशासन मधेपुरा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राजकीय श्रावणी मेला 2024 का आगाज हो गया है। इस दौरान सबसे पहले पुरोहितों ने वैदिक मंत्र उच्चारण कर भगवान शिव का आह्वान किया। प्रशासन ने कांवरियों के लिए बेहतर इंतजाम का दावा किया है। सुल्तानगंज से आते हैं, कई लोग भागलपुर से आएंगे, कई लोग बांका से आएंगे, नेपाल से आएंगे, बंगाल से आएंगे, अन्य राज्यों से आएंगे, वो सब लोग यहाँ आते हैं। तो हमने कोशिश की है, न्यास समिति ने कोशिश की है, जिला प्रशासन ने कोशिश की है कि इस बार उनका अनुभव अलग रहे। सुल्तानगंज भागलपुर से 70, 80, 90 किलोमीटर लोग चल के आएंगे, उनके लिए 9-10 जगह पे हमने चिन्हित करके टेंट, शामियाना, पांडाल, शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, जिससे कि वो रुक सके और रुक के थोड़ा विश्राम कर सके, बालू इत्यादि गिरा के। अभी इस महीने में जब गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, रोड गर्म रहता है, तो पैर वगैरह जल जाते हैं, तो आराम करें। 9-10 जगह चिन्हित की हमने, वहां पे काम हो गया है और श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।